चलिए गाइस, गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लेक्चर की क्लास 1। गाइस इस बेसिक लेक्चर में हम बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आपको किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी, चाहे फिर वो यूएस हो, यूएस हो या डिप्लोमा इन आईएफआरएस। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करें, मैं अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस लेक्चर में मैं आज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, एज पर यूएस गैप बनाइए या एज पर आईएफआरएस बनाइए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, तो उसको हम एक एक करके क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहली आइटम, जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए, इंडिया में हम इस स्टेटमेंट को क्या किस नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब कभी भी आप इंडिया में बनाते हैं तो आप इंडिया में क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इंटरनेशनली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, इसका नाम होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, एक पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि सर इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहली चीज, इनकम स्टेटमेंट से निकलती है आपकी नेट इनकम। अब नेट इनकम जो है, नेट इनकम अगर हम बात करें तो कैसे निकलेगी आपकी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें, जो आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, नेट इनकम। अब नेट इनकम कंप्राइजेस टू थिंग, नेट इनकम में भी दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सर कौन कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो सबसे पहली चीज, ये आपके लिए बीइंग ए इंडियन स्टूडेंट एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो हम बात करें सर, सबसे पहले होगा इनकम फ्रॉम कॉन्टिन्यू ऑपरेशन। सर इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशंस, और दूसरा होगा आपका इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अब आपको लगता होगा कि सर ये तो बहुत आसान सी बातें, नहीं गाइस, तो इसको हमने डिटेल में अंडरस्टैंड करना है कि नेट इनकम कंप्राइजेस टू थिंग्स, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ, मैं दोनों के कलर अलग भी कर देता हूं कि इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, तो हमने दोनों को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन क्या है। तो यहां मैं एक अलग से लिख रहा हूं, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। तो देखिए, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी सेगमेंट को, सेगमेंट कह लीजिए या कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस, कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस। अब सर ये सेगमेंट और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी सेगमेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस को, दो चीजें, या तो डिस्पोज्ड ऑफ कर देती है, डिस्पोज्ड ऑफ, या उसको हेल्ड फॉर सेल, क्लासिफाइड कर देती है, तो हम इस प्रकार के, अगर मान के चलिए आपने अपने किसी बिजनेस के किसी कंपोनेंट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, और उस हेल्ड फॉर क्लासिफाइड सेल बिजनेस से अगर आप किसी भी प्रकार की कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपकी कहां पे आ जाएगी, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में। या किसी सेगमेंट या कंपोनेंट को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, और इस डिस्पोज ऑफ करने से अगर आपको किसी प्रकार का कोई लॉस या गेन होता है, तो उसको भी हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से बोथ आर दी सेपरेट थिंग। अब मैंने बोला कंपोनेंट, तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर कंपोनेंट क्या होता है। तो मैं यहां पे एक एरो बना रहा हूं कि आपको यह याद रहे कि अगर आपने
ये दोनों ईयर, मतलब केवल दो ही प्रकार की जो इनकम है, दो ही प्रकार की चीजें हैं जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में आती हैं, और हमने यहां लिखा सेगमेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस को अगर आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल के थ्रू आपको और समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए आप एक स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं, इस स्पोर्ट्स क्लब का नाम हम रख देते हैं डायमंड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। एक हमारा डायमंड स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया है, ये हमारा एक मेन बिजनेस है, ठीक है गाइस। तो ये हमने इसको कर दिया, डायमंड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया हमारा एक मेन बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर हम तीन प्रकार के स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं। एक हम चलाते हैं क्रिकेट का, एक हम चलाते हैं सपोज दैट गोल्फ का, और एक हम चलाते हैं गाइस टेनिस का। तो जब हम तीन सेगमेंट चलाते हैं, ये तीनों अलग अलग सेगमेंट हैं, तो आपको तीनों सेगमेंट को अलग अलग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सर क्रिकेट के बिजनेस भी है हमारा, एक हमारा क्रिकेट का बिजनेस है, एक हमारा गोल्फ का बिजनेस है, और तीनों बिजनेस से हम प्रॉफिट कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। एक हमारा टेनिस का बिजनेस है, तीन बिजनेस है। सपोज दैट ड्यूरिंग द ईयर आपने इसमें क्रिकेट से कमाया 100 करोड़, 100 करोड़ का प्रॉफिट आप कमाते हैं, गोल्फ के बिजनेस से 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं, और टेनिस से लेट से 40 करोड़। आपने ऑब्जर्व किया कि यार इंडिया में गोल्फ लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आपने क्या डिसीजन लिया 2020 में, 2020 ईयर में आप एक डिसीजन लेते हैं कि सर ईयर 2020 में मैं अपने इस गोल्फ के बिजनेस को, मैं इसको अलग कलर कर देता हूं, इस गोल्फ के बिजनेस को बंद करने की सोच रहा हूं। 2020 में आपने डिसीजन लिया कि आप इस गोल्फ के बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभी आपने बंद नहीं किया गाइस, आपने इसको क्या किया है, सिंपली हेल्ड फॉर सेल क्या कर दिया है कि मैं बंद करने वाला हूं। तो हेल्ड फॉर सेल, सपोज दैट आपने इसको हेल्ड फॉर सेल करने का जो डिसीजन लिया है वो 20 नवंबर को लिया है। तो 20 नवंबर को भी आपने अगर ये डिसीजन लिया है ना, और मान के चलिए आपका ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो 20 नवंबर को आपने क्या डिसीजन लिया कि ये गोल्फ के बिजनेस को हम क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ध्यान रखिए गाइस, ये जो गोल्फ के बिजनेस से आप इनकम अर्न कर रहे हैं ना, ये इनकम आपकी क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आपकी कहलाने वाली है। तो इसका मतलब सर कंटिन्यू इनकम फ्रॉम कंटिन्यू कितनी हो गई मेरी, तो इनकम फ्रॉम कंटिन्यू अगर हम बात करें, सो इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन को हम समझें, तो इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, क्योंकि टोटल प्रॉफिट देखें हम, ये इनकम है, ये रेवेन्यू है हमारी, ये हमारा नेट प्रॉफिट, लेट से नेट प्रॉफिट हमने ले लिया। सो सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इनकम फ्रॉम कंटिन्यू, क्योंकि क्रिकेट और टेनिस को तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका हो गया 100 + 40 = 140, और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू गोल्फ का कितना हो गया 10। तो ये हो गया हमारा टोटल नेट प्रॉफिट, टोटल नेट इनकम, दिस इज आर टोटल नेट इनकम। तो ये हो गई हमारी 150 की नेट इनकम। तो इसका मतलब सर जब कभी भी आप इंटरनेशनली इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू, और ये दोनों इनकम किस में आती हैं, इनकम स्टेटमेंट में आती है। तो इनकम स्टेटमेंट कंप्राइजेस टू थिंग्स, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन एंड इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, सर ये तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है नेट इनकम। देखिए टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स में सीधे एडवांस लेवल में होती है, चाहे डिप्लोमा इन IFRS कर रहे हैं, चाहे USCPA कर रहे हैं या USCMA कर रहे हैं, वहां डायरेक्टली लिखा होता है, क्योंकि वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है। सो चलिए समझते हैं नेट इनकम। अब नेट इनकम और एक होता है रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग और नेट इनकम में क्या डिफरेंस होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए नेट इनकम जो रहती है ना, वो करंट ईयर से रिलेटेड रहती है। किससे रहती है, करंट ईयर। और रिटेन अर्निंग मतलब
पास्ट में जो आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कमाए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। तो इसका मतलब पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उठा के करंट ईयर की इनकम को हम क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। तो करंट ईयर इनकम प्लस पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो मिलकर क्या कहलाता है, रिटेन अर्निंग। तो ये इसके साथ में मैं एक प्लस का निशान जोड़ देता हूं। तो करंट ईयर प्लस पास्ट एक्यूमुलेटेड अर्निंग दोनों को जोड़ दिया जाए, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। इसका मतलब सर करंट इनकम इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड रिटेन अर्निंग इज ए पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सर इसका डिफरेंशिएशन करना क्यों जरूरी है? तो एक बात ध्यान रखिए, जितने भी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट होते हैं, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट किस में होते हैं? हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट होंगे वो हमेशा नेट इनकम से रिटेन अर्निंग से दिए जाएंगे, रिटेन अर्निंग। अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट क्या होते हैं। जैसे मान के चलिए कोई मिस्टेक हो गई, कोई एरर करेक्शन। सर एरर करेक्शन का एग्जांपल, जैसे लास्ट ईयर मान के चलिए अब 2021 है और 2019 में आपने डेप्रिसिएशन लगाया, आपने लगाया 10,000, लेकिन बाई मिस्टेक आपसे एक जीरो कम लग गया और P&L में आपने 1000 डाल दिया और आपने अपनी इनकम कैलकुलेट कर ली। सो आपने 9,000 से एक्सपेंडिचर को क्या किया है, कम चार्ज किया है। तो जब आपने एक्सपेंसेस को कम चार्ज किया है तो आपकी 2019 की इनकम बढ़ गई और वो किस में हो गई, ट्रांसफर हो गई रिटेन अर्निंग। तो जब आप 2020 में अगर एडजस्टमेंट दे रहे हैं, ध्यान से समझना गाइस, प्रायर पीरियड 9,000 का आपने एक्सपेंडिचर कम चार्ज कर दिया था, लेस चार्ज था। तो आपने लास्ट ईयर 9,000 से एक्सपेंसेस को कम चार्ज कर दिया, तो 2020 की नेट इनकम से चार्ज कर दें क्या सर उसको? नो, नॉट एट ऑल। आपने इसको नेट इनकम से नहीं चार्ज करना गाइस। आपने ये जो एरर है ना, एरर करेक्शन, आपने इसको क्या करना है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग से क्या करना है। तो यहां ओपनिंग रिटेन अर्निंग से आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो मैं जब भी क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं तो ये बेसिक लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर करंट इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है और रिटेन अर्निंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। रिटेन अर्निंग जो है, रिटेन अर्निंग के अंदर करंट ईयर की इनकम मर्ज होती है। तो आप ध्यान रखिए, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट कभी भी नेट इनकम से नहीं चार्ज किए जाएंगे। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट जो है वो रिटेन अर्निंग से चार्ज किए जाते हैं। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि सर जो प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है वो कहां से चार्ज किए जाते हैं, रिटेन अर्निंग से चार्ज किए जाते हैं, ना कि नेट इनकम से। तो नेट इनकम इज फॉर करंट ईयर ओनली और रिटेन अर्निंग मतलब पास्ट के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसके पहले हमने समझा गाइस कि नेट इनकम कंप्राइजेस टू थिंग, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन एज वेल एज इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। और अब हम समझने वाले एक और कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन रहता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझे बिना आप गाइस सीपीए, डिप्लोमा इन आईएफआरएस, यूएससीएमए में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, यहां देखिए मैंने लिखा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो गाइस कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है, एक तो होता है नेट इनकम प्लस ओसीआई का मतलब होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो अब हम बात करते हैं कि सर ओसीआई और नेट इनकम आपकी कहां से निकलती है, इनकम स्टेटमेंट में से। तो नेट इनकम अब बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट में से, लेकिन ओसीआई एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है। इन दोनों का जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नेट इनकम प्लस ओसीआई इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
अब सर ये OCI क्या होता है? तो देखिए OCI अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैं आपको एक बुक का प्रिंट दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें जो है OCI में कवर होती हैं, कि OCI में सर हम क्या क्या करेंगे। तो फॉर अ टाइम बिंग नॉलेज पॉइंट ऑफ के लिए कुछ ऐसी इनकम, कुछ अनरियलाइज्ड, जितने भी अनरियलाइज्ड गेन हैं, अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस, इट इज अ पार्ट ऑफ OCI। अब सर ये अनरियलाइज गेन कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऐसे 8-10 एग्जाम्पल है, लेकिन बिकॉज ये बेसिक क्लासेस है सो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं एज पर IFRS। कि अगर मान के चलिए आपने कोई रीवैल्यूएशन गेन हुआ है आपको। सर ये रीवैल्यूएशन गेन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। चलिए तो हम समझ रहे हैं कि सर ये रीवैल्यूएशन गेन क्या होता है। जैसे सपोज दैट आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी, तो प्लांट एंड मशीनरी की जो बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू को ध्यान रखिए इंटरनेशनली क्या बोला जाता है? कैरिंग वैल्यू। क्या बोला जाता है? कैरिंग वैल्यू। आपकी जो बुक वैल्यू थी वो थी लेट से 75,000, लेकिन 31 दिसंबर को, जिस दिन आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलेंडर ईयर चलता है, तो आपने सोचा कि क्यों ना 95,000 का इस पर रीवैल्यूएशन कर लिया जाए। तो ये जो रीवैल्यूएशन गेन है, रीवैल्यूएशन गेन जो है गाइस, ये एक अनरियलाइज गेन है। आपने किसी को प्रॉपर्टी अभी एक्चुअल में बेची नहीं है। जब तक आप किसी को एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं बेच देते हैं, वो रियलाइज गेन नहीं हो जाता। तो यहां पे जो रियलाइज गेन, अनरियलाइज गेन है, दिस इज 20,000 इज कॉल्ड, ये रीवैल्यूएशन जो गेन है अनरियलाइज, ये आपका किस में आएगा? ये आपका आएगा OCI। तो OCI एक अलग कॉन्सेप्ट है और नेट इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो सर OCI में क्या क्या आते हैं? जितने भी अनरियलाइज्ड गेन आते हैं। तो अनरियलाइज्ड गेन किस में आ गए? अदर कॉम्प्रिहेंसिव। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का कोई गेन है, कैश फ्लो हैज है, लेकिन ये एक पूरे चैप्टर में कवर होते हैं कि सर OCI में क्या क्या चीजें थी। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना होगा कि सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मिलकर दो चीजें बनती हैं, नेट इनकम प्लस OCI इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो अल्टीमेटली आपकी कहां जाती है? इट्स अ कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। में क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज अ कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। मतलब कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो बैलेंस शीट का पार्ट है। आपको पता है इंटरनेशनली बैलेंस शीट को एक नया नाम से भी जाना जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो गाइस देखिए ऐसे छोटी छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्राइजेस टू थिंग, इनकम, नेट इनकम प्लस OCI। और नेट इनकम कहां से निकल के आती है? इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में कितने पार्ट हो गए? इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो नेट इनकम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। तो आपको ये छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैं बोलता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है। अब सर नेट इनकम प्लस OCI मिलकर क्या बनता है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहां जाती है? बैलेंस शीट में, इक्विटी सेक्शन में। किस में जाती है? इक्विटी सेक्शन में। तो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट को केवल अब माइन्यूटली अंडरस्टैंड किया, पूरा डिटेल नहीं अंडरस्टैंड किया। अभी हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। अब सर इनकम स्टेटमेंट के बारे में हमने बात करी। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन, सर एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन इन द सेंस, तो देखिए US गैप के अकॉर्डिंग इनकम एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन, तो एक तो हो जाएगा आपका प्रोडक्शन रिलेटेड, प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है आपकी। दूसरी आपकी गाइज हो गई एडवर्टीजमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट क्या हो सकती है। और तीसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस।
तो हमें एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन को समझना है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन में क्या क्या आ सकता है। जैसे हमने गुड्स को परचेज किया, तो जो भी परचेज है, या उसको कह लीजिए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो प्रोडक्शन का खर्चा। एडवर्टीजमेंट में क्या आएगा, जैसे अगर हम बात करें इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ले लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आ गया, जैसे सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, उसके बाद एडवर्टीजमेंट आ गई, डिस्काउंट टू कस्टमर, क्योंकि ये सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। अब कई बार फ्रेट होता है, जो फ्रेट माल को लाने के लिए भी लगता है, तो जो फ्रेट इन है, फ्रेट इन किसका आ जाएगा, प्रोडक्शन का पार्ट है। लेकिन गाइस ध्यान रखिए, फ्रेट आउट जो है वो सेलिंग का पार्ट है। तो फ्रेट आउट जो है वो किसका पार्ट है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं फ्रेट आउट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, जनरली इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपका फाइनेंस कॉस्ट हो गया। इसी तरीके से जनरल एडमिन में क्या क्या आ सकता है सर, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव। सर रेंट ऑफ ऑफिस, और क्या आ सकता है सर, इंश्योरेंस चार्जेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन। तो जब आप सिलेबस को पढ़ते हैं यूएससीएमए, सीपी, आईएफएस, तो दे जो करिकुलम बनाने वाले हैं, जो इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट करती है कि गाइज आपको ये सारी चीजें पता होती हैं। तो हम इन चीजों को बेसिक क्लास में कवर कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में हमने बात करी। प्रोडक्शन हो गया सर, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चलिए, तो ये हम अभी इनकम स्टेटमेंट में हैं, तो अभी हम इनकम स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं कि सर इनकम। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इनकम स्टेटमेंट में कुछ जगह और दिक्कत आती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बता रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट एज पर यूएस गैप। तो जो इनकम स्टेटमेंट है वो दो फॉर्मेट से मिलकर बनता है। पहला होता है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, और एक होता है आपका टू स्टेप इन, इसको हम यहां लिख रहे हैं टू स्टेप इनकम स्टेटमेंट। तो हमने समझना है कि सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और टू स्टेप क्या होता है। तो सिंगल का मतलब होता है कि जहां पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू प्लस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू को अलग से नहीं दिखाया जाता। इसको हम लोग सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करते। मतलब टोटल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से क्या करते हैं हम, टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। मतलब जहां पर आप ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग को सेपरेटली क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। टू स्टेप इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जहां पर आपने ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आपने क्या किए हैं, सेपरेटली आपने क्या किए हैं, शो किए। तो जहां पर आप सेपरेटली शो करते हैं ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू को, जहां आप सेपरेटली शो करते हैं उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, टू स्टेप। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएस गैप के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट के दो फॉर्मेट होते हैं। तो जहां पर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक साथ प्लस हो, मतलब जहां पर हम बात करें, इसका मतलब सर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस जो हैं उसको माइनस करके, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस को जो माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल स्टेप। लेकिन जहां पर आप सेपरेटली शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टू स्टेप इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो सेपरेटली, सो हमें ध्यान रखना होगा, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना गाइस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। चीज़ों को अंडरस्टैंड अगर आपने करना है तो पूरा डेप्थ में जाकर आपको चीज़ें समझनी होगी।
तो हमने क्या बात करी सर, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को सेपरेटली आपने अगर प्रेजेंट किया है तभी आप उसको क्या मानेंगे, 2 स्टेप इनकम स्टेटमेंट मानेंगे। सो ये भी एक क्लासिफिकेशन का तरीका हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि सर पहली आइटम हम पढ़ रहे हैं, देखिए तो आपको कितना डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए कि अभी केवल इनकम स्टेटमेंट में हमने 2-3 चीजें पढ़ ली, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब हम एक और बात कर रहे हैं। कई बार आपको क्वेश्चंस में एक वर्ड देखने को मिलेगा AOCI। AOCI का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो एप्रोप्रिएट AOCI एक्यूमुलेटेड, तो एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस ईयर OCI प्लस करंट ईयर OCI। तो ये मिला के क्या बनता है। तो गाइस इस छोटे से वीडियो में मैं बस आपको देखिए हाफ एन आवर का वीडियोस है, इसमें मैंने आपको केवल इनकम स्टेटमेंट के बारे में बता पाया कि इनकम स्टेटमेंट। तो गाइस अगर आप एक बेसिक फंडामेंटल सेशन को अंडरस्टैंड किए बिना अगर CPA है या डिप्लोमा इन IFRS है या USCMA को करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। और हमारी ओन लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और चीज़ें आपको समझ में आती हैं। अब मैं एक और कुछ कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे देखिए बैलेंस शीट के एक आइटम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बैलेंस शीट। अब देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कई बार टर्मिनोलॉजी कैसे डिफरेंस होती है, जिसका एक एग्जांपल, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, जो कि तो हम जनरली शेयर्स का 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, इक्विटी का और एक प्रेफरेंस का। लेकिन इंटरनेशनली इसको इक्विटी नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है, कॉमन स्टॉक। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी क्या हो गई हमारी, डिफरेंस हो गई। दूसरी कॉन्सेप्ट, अब एक देखिए, अगर आप पार वैल्यू से एक्सेस प्राइस पर अगर शेयर इशू करते हैं तो उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बोलते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन इंटरनली इसको पता है क्या बोला जाता है, एडिशनल पेड इन कैपिटल। क्या वर्ड यूज किया मैंने, एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो देखिए टर्मिनोलॉजी कितनी डिफरेंस है कि IFRS और US में, IFRS में टर्मिनोलॉजी कितने डिफरेंस है। एडिशनल पेड इन कैपिटल को क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप इन चीजों को अंडरस्टैंड किए बिना ही अगर पढ़ाई करेंगे गाइस तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो एडिशनल पेड इन कैपिटल, जैसे सपोज दैट अगर शेयर की जो प्राइस है, शेयर प्राइस लेट से 1500 थी और हमने उसको इशू किया, 1500 क्यों कम ले लेते, 100 रुपए का शेयर है, उसकी इशू प्राइस आपकी लेट से 150। तो ये जो डिफरेंस 50 है ना, डिफरेंस 50 है, दैट इज कॉल्ड एडिशनल पेड इन कैपिटल। और इट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। तो कॉमन स्टॉक को जब हम 8 पार वैल्यू से ज्यादा की प्राइस पर इशू करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट इनकम स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके टाइम टू टाइम बहुत सारे लेक्चर 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के हम लेते हैं और फिर इनके सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दिए जाएंगे ताकि आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, ताकि अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे गाइस। अभी देखिए मैंने आपको हाफ एन आवर में केवल इनकम स्टेटमेंट को डिटेल में समझा पाया हूं। तो दैट्स व्हाई वी नीड 25 to 30 आवर, 25 से 30 घंटे की वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लस लाइव भी मिलेगी, जिसमें आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं और सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में भी नंबर मेंशन किए हुए हैं, एक बार आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़िए। और हमारा कमिटमेंट है, चाहे फिर वो डिप्लोमा इन IFRS हो, USCMA हो या USCPA, मेंटरशिप बैच में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव लेक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट टिल यू पास का हमने कॉन्सेप्ट रखा है। सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि आपका USCPA, USCMA और डिप्लोमा इन IFRS जो भी प्रोफेशन आप चूज कर रहे हैं
वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या कर सकें, पास कर सकें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट में किन किन चीज़ों को कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइज।